Welcome to Immunology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो प्रीवियस लेक्चर से ही कंटिन्यू हो रहा है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भाई ऑटो इम्यून डिजीज़ जो सिर्फ एक ऑर्गन को या एक हमारी बॉडी के ऑर्गन को ही डैमेज कर रही थी। मतलब अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात की जाए, गॉलियन बारी सिंड्रोम, उसके अलावा हमारे पास MS माइस्थीनिया ग्रेविस एंड द लैम्बर्ट इयोटन सिंड्रोम, ये हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहा था। फिर हमने थाइमस ग्लैंड की दो डिजीज़ पढ़ी थी, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म से रिलेटेड, ग्रेव्स डिजीज़ और क्रॉनिक थायरोडाइटिस जिसमें हाशिमोटोस थायरोडाइटिस आता था। फिर हमने पढ़ी थी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ग्रैनुलोसाइटोपिनिया। उसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस 1 और 2 को डिस्कस किया था एक पार्ट में। फिर दूसरे पार्ट में हमने स्किन से रिलेटेड दो डिजीज़ पढ़ी थी, ठीक है। उसके अलावा हमने फिर सिलिक डिजीज़ पढ़ी थी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और IgA नेफ्रोपैथी। अच्छा, अब जो है ना, जो ये वाली हैं, ये UHS की लॉन्ग क्वेश्चन है, SLE और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हाइपर सेंसिटिविटी वाला टॉपिक हमने पढ़ा था ना, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 और टाइप 3, उनकी ना कुछ एग्जांपल्स हैं ये, और ये यहाँ दी हुई हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ में। ये इतनी इम्पोर्टेंट है, अगर आपने इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं करना ना, आप यहाँ से स्टार्ट कर लो बस। मतलब प्रीवियस वाला ना भी पढ़ो, मैं कहती हूँ इट्स ओके, MCQs के लिहाज से कह रही हूँ इट्स ओके, बट दिस वन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे पता नहीं कंफ्यूज होते हैं कि इम्यूनो के MCQs कहाँ से आए हैं, बेसिकली यहाँ से आते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास SLE है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोस। अब जितनी भी डिजीज़ पढ़ेंगे ना, वो सिर्फ एक ऑर्गन को डैमेज नहीं कर रहा, मतलब ऐसी एंटीबॉडी, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली वाली है ना SLE, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, राइट डाउन इम्यूनोपैथोजेनेसिस। इसकी पैथोजेनेसिस बता दें SLE की, और लैब फाइंडिंग्स बता दें। अच्छा, आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बुक से रिलेटेड और जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए, मैं उससे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इजी करने के लिए टॉपिक को। अच्छा, अब मैं आपको अपने सामने ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं अपने, मतलब जिस तरीके से मैंने याद किया था ना, वो ऐसे ही हैं, बुक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। SLE क्या है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोस। इसमें क्या हो रहा है, आपके सिस्टम इन्वॉल्व है, मतलब आपके बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। कौन कौन से ऑर्गन, सबसे पहले आपको ये पता हो इस डिजीज़ में हो क्या रहा है, कौन सी चीज़ें डैमेज हो रही हैं। बुक में भी लिखा हुआ है, स्किन है, जॉइंट है, किडनीज़ है, मेनली ये हैं। उसके अलावा हमारे पास ब्लड और CNS भी है। आपने क्या याद रखना है, स्किन से रिलेटेड अब तक हमने दो डिजीज़ पढ़ी हैं प्रीवियस लेक्चर में, एक पेम्फाइगस और पिसोरियासिस। अब जो है ना SLE में स्किन, आपके मुंह की स्किन ख़ास तौर पर वो डैमेज हो रही है, आपके घुटने, जॉइंट्स, आपकी किडनी। अच्छा, अब ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आता है, इसकी पैथोजेनेसिस भी लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं, SLE इज़ द एग्जांपल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3। और अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 पता है ना, पता मैं कह रही हूँ, मुझसे पता नहीं तोतला क्यों बोला जा रहा है आज। अच्छा, तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल पढ़ी थी कि भाई हमारे पास जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, हमें ये बात पता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी है, और इसकी एग्जाम्पल में SLE मेंशन भी है, SLE और IgA नेफ्रोपैथी। अब बच्चे समझ उनको नहीं आता कि ये SLE वाला लॉन्ग क्वेश्चन एक तो वहाँ से उस चैप्टर में है, लेकिन ये एग्जाम्पल किसकी है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 की, ठीक है। ये बात नहीं भूलनी। अब जब आप इसकी पैथोजेनेसिस लिखोगे, आपको याद आएगी कि हाँ, हमने हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 पढ़ी थी, और वो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, वहाँ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अच्छा, अब पैथोजेनेसिस में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो याद कराती हूँ। नोट्स को साइड पे करती हूँ, बोर्ड उठाती हूँ, उस पर समझ लो, मैं नोट्स दिखा दूँगी, आप इससे कॉपी कर लेना, बस मैं बोर्ड उठा लूँ एक बार। अब सुन लो कि SLE में हो क्या रहा है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोस। इसमें ना आपके पास जो पैथोजेनेसिस जब आप लिखोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए ऑटो एंटीबॉडीज़, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। किसके ख़िलाफ़ बन रही हैं, हमेशा याद रखना, हमारे डबल स्टैंडर्ड DNA के ख़िलाफ़ बन रही हैं।
मतलब डीएनए के ख़िलाफ़, हमारे हर सेल में ही डीएनए होता है, तो उसके ख़िलाफ़ ही ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही है। हमारी बॉडी को ऐसे लग रहा है कि मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो उसके ख़िलाफ़ बना रही है। और न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जिसको न्यूक्लियर कंपोनेंट्स कहते हैं, उन सब के ख़िलाफ़ ऑटो एंटीबॉडीज़ बना रहा है। ठीक है। देखो कितनी डेंजरस डिजीज़ है। अगर आपको ये बात याद है ना, उसके बाद होगा क्या, ऑटो एंटीबॉडी बन रही है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ख़िलाफ़, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स के ख़िलाफ़। अब क्या होगा, ये एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अटैच कराएगी, C3A और C5A को अपने साथ अटैच कराएगी, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो न्यूट्रोफिल को बनाएंगे, न्यूट्रोफिल आके पूरे ऑर्गन को डैमेज करेगा। किस किस ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, मैंने कहा था स्किन को डैमेज कर रहा है, उसके अलावा ये हमारे जॉइंट्स को डैमेज कर रहा था मेनली, और हमारे किडनी को डैमेज कर रहा था। ये तीन तो नहीं भूलने, ठीक है। इन सब को डैमेज कर रहा था। जब इन सब को डैमेज कर रहा है तो इससे रिलेटेड डिजीज़ होगी। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स तुम लोग ऐसे लिखोगे, मैंने ये कहा जब भी आपके पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो या एमसीक्यूज आएगा ना, तो ऐसे पहले देखना है कि इसमें ऑटो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बन रही है, उसके अलावा ये इस डिज़ीज़ में हो क्या रहा है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स जब लिखोगे ना, जब तुम लोग को ये याद होगा स्किन को डैमेज कर रही है, जॉइंट को, किडनी को, तो आपको पता होगा कि हमने क्लिनिकल फाइंडिंग में लिखना है कि इसको बटरफ्लाई रैश होगा। मतलब बटरफ्लाई रैश क्या होता है कि आपकी जो फेस है ना, उस पर बटर फ्लाई की तरह रैशेस बने हुए होंगे, तो बटरफ्लाई रैशेस बने हुए होंगे। जॉइंट्स में अगर पेन है तो आर्थराइटिस होगा, ठीक है। और अगर किडनी डैमेज है तो उसमें क्या होगा, किडनी में भी इम्यून कॉम्प्लेक्स जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है किडनी को डैमेज हो तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। इतनी सी बात है। आपको पैथोजेनेसिस भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। ऑटो एंटीबॉडी बनेगी, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अटैच कराएगी और इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और वो जाके इनमें डिपॉजिट होंगी और ये डिजीज़ कॉज करेंगे। क्लिनिकल फाइंडिंग्स ये हो जाएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं लैब फाइंडिंग्स में। लैब फाइंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस मैं बुक से भी रीड आउट कराती हूँ, लेकिन अभी सुन लो। इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली जो अगर ना आपके डबल स्टैंडर्ड, सबसे पहले ना इसके खिलाफ जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही होती है ना, उसको चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ANA आपने रट्टा मार लेना। इसका मतलब है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, मतलब न्यूक्लियस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ को चेक करने वाला टेस्ट जो है ना, उसको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। सबसे पहले ना हम स्क्रीनिंग करते हैं, अगर ये एंटीबॉडीज़ ये इंसान में पॉजिटिव आ जाए ना, फिर हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को टेस्ट करने के लिए ना, इसके खिलाफ जो टेस्ट होता है वो होता है एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज़ को चेक करने के लिए। वेट अ मिनट, बुक से ही पढ़ा देती हूँ। इसको मैं रेस कर रही हूँ और साथ में नोट्स ओपन करी और बुक्स में ही सारा रीड आउट करा लेती हूँ। वेट अ मिनट, बस एक बात सुन लो कि इसमें क्या होगी, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज़ चेक करनी होंगी ना, वो हम एलाइजा के थ्रू करेंगे। बस इतनी सी बात है, ये लैब डायग्नोसिस। तो अब बेसिकली नोट से हम पढ़ते हैं और बुक को रीड आउट करते हैं। अच्छा, अब आप लोग ये देखो कि जब मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई है, क्रॉनिक सिस्टैमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्रॉनिक इन द सेंस कि लंबे अरसे से, सिस्टैमिक बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करिए, पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करिए। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। स्किन को अफेक्ट करेगी तो बटरफ्लाई रैश होगा, जॉइंट को अफेक्ट करेगी तो हमारे पास आर्थराइटिस होगा, किडनी को अफेक्ट करेगी तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है, आप लोगों ने बुक से रीड आउट में कराती हूँ, आप लोग जैसे चाहो याद कर सकते हो। ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के खिलाफ और न्यूक्लियर कंपोनेंट्स के खिलाफ। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे बिकॉज इट इज़ द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव टाइप 3। याद रखना, इस बात को मत भूलना। फिर वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बुलाएगा और वो अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रोफिल को और टिश्यू को डैमेज कर देगा। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाइपर 3 टाइप्स हाइपर सेंसिटिव। यहाँ पर लिखा हुआ भी है बुक में, वहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये हमें समझ आ गया ऑटो एंटीबॉडीज़ कौन सी बन रही हैं। एंटी न्यूक्लियर न्यूक्लियस के खिलाफ एंटीबॉडीज़, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के खिलाफ ऑटो। एक और ऑटो एंटीबॉडीज़ होती है एंटी सिम
एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं इनको, 3 एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, एक न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स के खिलाफ, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के खिलाफ, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डबल डीएनए ही होता है, और उसके अलावा एंटीसिम एंटीबॉडीज़। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ना आप लोग जब इधर से रीड आउट करोगे, आई मैं आप लोगों को ना गारंटी दे रही हूँ याद नहीं होगा बेसिकली। अच्छा, होगा क्या, आपको ना जेनेटिक एसोसिएशन भी याद करनी पड़ेगी। एसएलई में कौन से एलील्स होंगे तो वो बंदे को वो डिजीज़ होगी। मैंने आपको डॉक्टर से याद कराया था, HLA MHC जो 2 प्रोटीन होती है उसमें HLA जीन डी होता है, और उसके 3 पार्ट्स होते हैं, DPQR, और डॉक्टर से DR2 और DR3 जिस बंदे में अलील होगा उस बंदे को SLE के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हार्मोन भी इसमें अफेक्ट करते हैं, आपको पता है ना। एक मिनट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे 3 कॉजेज़ हैं। जेनेटिक फैक्टर्स मैंने SLE का बताया, HLA DR2 DR3, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स का मैंने ये बताया था कि अगर मेन और वुमेन में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये वाले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर भी मैंने SLE की एग्जांपल आपको दी थी। अच्छा, अब हार्मोन्स ये ज़्यादातर वुमेन में होंगी। अब वुमेन में होगी क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन है, ये बात नहीं भूलनी, ये MCQs आता रहता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं अगर वो ले लो उसके बाद SLE के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोकाइनामाइड और हाइड्रालेजीन ना भी याद करो, इट्स ओके, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायग्नोसिस अगर आपने ये आया हुआ है UHS का लॉन्ग क्वेश्चन में, इसको मत भूलना। नो, एक मिनट, बेल आ रही है, मैं बेल डोर खोल के आके फिर दोबारा लेक्चर कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, अब लास्ट ये है लैब डायग्नोसिस में कि आप सबसे पहले FIA कराओगे, फ्लोरेसेंस इम्यूनो एसे कराओगे, उसमें आपने एंटीबॉडीज़ चेक करनी है न्यूक्लियस के खिलाफ। अच्छा, यहाँ एक MCQs है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA करनी है एलाइजा के थ्रू आपने लैब डायग्नोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, UHS में यहाँ पर ना हेपेटाइटिस C वायरस के बारे में भी लिखा हुआ है कि जो हम, हाँ बल्कि वो, हाँ यहाँ है, चलो वो मैं नेक्स्ट में बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया। अब ना जिस इंसान में, जिस पर्सन में ना डबल स्टैंडर्ड DNA के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, इसका मतलब कंफर्म उसको SLE है। दिस इज़ द कंफर्म। और ये जो वाली है ना कंफर्मेटरी टेस्ट, और ये वाला जो है ना ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है फॉर द लैब डायग्नोसिस। और इसकी एक और चीज़ भी है, इसकी लैब डायग्नोसिस में आप लिखोगे इसमें लो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। बुक में भी ये बात लिखी हुई है कि इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम लो हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनना शुरू हो जाते हैं ना, इस वजह से। और ये लास्ट लाइन मैंने ख़ुद को मेंशन करने के लिए भी टाइप 3 की हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल है। अब आ जाते हैं दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन में जो कि है रोमाटॉइड आर्थराइटिस। UHS का मोस्ट फेवरेट MCQ आता है कि जो आ रहे हैं ना ये किसकी टाइप है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 की है या टाइप 4 की। अच्छा, मैं अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात करूँ ना तो उसके बाद मैं बताऊँगी ये टाइप 3 की है या टाइप 4 की है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, और मुझे ना सबसे कन्फ्यूजिंग यही लगा था। अच्छा, रहमाटाइड आर्थराइटिस नाम से ज़ाहिर है जॉइंट्स में पेन, जॉइंट में इन्फ्लामेशन, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हम FSC में भी ये बात पढ़ी हुई थी हमने। अब ये क्या है, सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि अफेक्ट करती है, सबसे मेनली हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, उसके अलावा लंग्स और पेरिकार्डियम को भी। हमेशा याद रखना, जो आर्थराइटिस है वो आपके लंग्स को भी, और पेरिकार्डियम हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसको आप पेरिकार्डियम कहते हैं, उसको भी अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और कौन से क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात की जाए तो जॉइंट को, कौन से जॉइंट्स को अफेक्ट कर रही होती है, प्रॉक्सिमल, इंटरफेरेंजियल, मेटाकार्पोफेरेंजियल, मतलब हाथों के हमारे मेटाकार्पस, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड और फीट में मोस्टली होते हैं, हैंड और फीट में, नीज घुटनों में और कंधों में, मतलब आपकी हैंड्स के और पाँव के, उसके अलावा आपके घुटनों और इनमें ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है रहमाटाइड आर्थराइटिस। अब आ जाते हैं पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, रहमाटाइड फैक्टर कहते हैं इसको, और इसका एक टेस्ट है RF टेस्ट, ठीक है। RA टेस्ट भी कहते हैं, RF टेस्ट भी कहते हैं। UHS का मोस्ट फेवरेट है, सीरोलॉजी में आता है वो। अच्छा, खैर इसमें पैथोजेनेसिस में क्या हो रहा है, मैं पेज निकाल लूँ, इस पर समझा देती हूँ बस। बेसिकली हमारे पास हमारे पास ना जो हमारा
आईजीजी घूम रही होती हैं हमारी बॉडी में, आईजीजी नॉर्मली, ठीक है। इसका ना एफसी पोर्शन होता है हमें पता है, और फैब पोर्शन होता है। जो इसका एफसी पोर्शन होता है ना, हमारी बॉडी को ना बाज़ों का ऐसे लगता है कि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, मतलब खाम खाई, जैसे वो कहते हैं ना इंसान का खाम खा दिमाग ख़राब हो जाना, वैसे ही हमारे जो टी सेल्स हैं ना, उनको ऐसे लगता है हमारे जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं और CD8 पॉजिटिव टी सेल्स हैं, इनको ऐसे लग रहा होता है भाई, CD4 पॉजिटिव मेनली, उनको ऐसे लग रहा होता है कि ये FC ना हमारा पार्ट नहीं है। तो वो क्या करते हैं, हमारे इसके खिलाफ ना IgM बनवाते हैं, ठीक है, IgM एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और इसको साथ रिएक्ट करवाते हैं और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जाके ना हमारे जो जॉइंट्स हैं ना, उनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, आपको पता है ना साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। दो बोन्स के दरमियान जो जॉइंट होता है उसे साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, और उसमें फ्लूइड होता है, उसमें जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब ना और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है तो बंदे को दर्द होता है, उठते बैठते बहुत घुटनों में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब अगर आपको देखा जाए पैथोजेनेसिस से आपको लग रहा है कि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो ये टाइप 3 की एग्जांपल होनी चाहिए, हाइपर सेंसिटिव टाइप 3 की, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएचएस यहाँ कंफ्यूज करती है, यहाँ एमसीक्यूज आता है, इवन ये एमफिल का भी एमसीक्यूज है, वहाँ पर ना एमसीक्यूज आता है कि जो रेमेटाइड आर्थराइटिस है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाइपर सेंसिटिव टाइप 4। क्यों, आप ना ये सर्च भी कर लेना, कन्फर्म भी कर लेना। मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे अभी भी शक है कि हाइपर सेंसिटिव टाइप 3 की एग्जांपल है, मुझे अभी भी शक है, लेकिन मैंने एक दो जगह पढ़ा हुआ टाइप 4 लिखा हुआ था। उसकी रीज़न ये थी, वो कहते हैं इसमें ना मेनली CD4 पॉजिटिव टी सेल्स की वजह से हो रही होती है, ये हो CD4 की वजह से। बेशक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, वो जाके डिपॉजिट भी हो रहा है जॉइंट पे, लेकिन मेनली ये CD4 की वजह से होती है, इस वजह से हम इसको टाइप 4 कहते हैं। और टाइप 4 में आपको याद है हमारे CD4 खुद इन्वॉल्व हो रहे थे, एक तो ये चीज़। अच्छा, इस चीज़ को ना RF फैक्टर कहते हैं। जब मोस्टली IgM जाके ना IgG के FC पोर्शन के साथ अटैच होती है ना, तो इसको रेमेटाइड फैक्टर कहते हैं। और वो कहते हैं रेमेटाइड फैक्टर इज़ नॉट, मतलब ये ना डायग्नोस्टिक, तो बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई, सुबह के ना 6 बज रहे हैं और ना अब इतने बाहर से कॉन्टीन्यूसली इतनी आवाज़ें आ रही हैं, मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने में भी मसला हो रहा है, तो आप लोग इग्नोर करना प्लीज़। अच्छा, वो कहते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस जिस इंसान को ना, उसमें भी RF फैक्टर आपको मिलता है, मतलब आपको ब्लड में मिलेगा। तो इसको ये डायग्नोस्टिक फीचर नहीं है। इसमें एक और एंटीबॉडीज़ बनती है, ऑटो एंटीबॉडीज़, वो हमारे ना अमाइनो एसिड के ख़िलाफ़ होती हैं। कौन सी ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, NTCCP, एंटी सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज़। मतलब कि आपको मैंने जो ये पहले मैंने ये बताया कि ये डिज़ीज़ में हो क्या रहा है, कौन सी चीज़ अफेक्ट हो रही है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बारे में बताया। फिर पैथोजेनेसिस पे आए, मैंने आपको हाइपर सेंसिटिव टाइप 4 के बारे में बताया कि बेसिकली CD4 ही IgM को बनवा रही होती है, और वो कहती है कि जाओ FC पोर्शन ऑफ द IgG के साथ अटैच हो, और वो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसको हम RF फैक्टर कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हेपेटाइटिस सी वायरस है ना, उसमें भी ऐसे RF फैक्टर बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको कन्फर्मेटरी नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग और एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं, जिसको NTCCP कहते हैं। UHS का मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन आता है रेमेटाइड आर्थराइटिस, उसके लैब डायग्नोसिस से रिलेटेड। तो और ना इससे रिलेटेड एक टेस्ट होता है, रेमेटाइड फैक्टर का टेस्ट होता है, उसे RA टेस्ट भी कहते हैं, RF टेस्ट भी कहते हैं, सीरोलॉजी के सिलेबस में मेंशन है वो। अच्छा, अब हम यानी रेमेटाइड आर्थराइटिस पढ़ लिया, हमने सिस्टमिक डिजीज़ के बारे में पढ़ा। ये सिस्टमिक, ये किस किस को अफेक्ट कर रहा है, हमारे जॉइंट्स, लंग, पेरिकार्डियम को। RF फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने आपको सिट्रोलिन के बारे में बताया, अमाइनो एसिड होता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, जिसको NTCCP कहते हैं। बस सिंपल NTCCP याद कर लो। अच्छा, आगे नोट्स से पढ़ते हैं बेटा। इसमें जेनेटिक फैक्टर है HLA-DR4, वहाँ पर था HLA-DR2 और 3, यहाँ HLA-DR4 है। याद रखना, भूलना मत, आता रहता है। ये भी औरतों में ज़्यादा होती है, आपको पता है ना, घुटनों में ज़्यादातर औरतों के दर्द होते हैं, ना कि मर्दों के। तो जब आपको एज याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर एज थी मतलब
थोड़ी थी वहाँ पर 20 to 30 इस टाइप की, यहाँ 30 to 50 है। अच्छा, ये औरतों में ज़्यादा होती है, वो भी औरतों में ज़्यादा थी, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर स्मोकिंग अफेक्ट करता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि CD4 जो होते हैं ना वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और बीमारी मज़ीद बढ़ती है। लैब डायग्नोसिस की बात करी हुई है जिसका मोस्ट फेवरेट RF टेस्ट मैंने आपको बताया था। RF टेस्ट होता है, ये स्क्रीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको RA टेस्ट भी कहते हैं। और NTCCP जो है ना, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। दिस इज़ द मोस्ट UHS मोस्ट फेवरेट लैब डायग्नोसिस। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डिजीज़ पे। अभी हमने 2 लॉन्ग तो अच्छे खासे पढ़ लिए, सारा लिखा हुआ जो जो मैंने आपको बताई है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर, फिर हार्मोनल का, फिर मैंने उसके अलावा पहले जेनेटिक बताया, फिर मैंने आपको हार्मोनल बताया, फिर मैंने आपको ये बताया इन्वायरमेंटल फैक्टर। आपने यूँ याद रखना है, जैसे मैंने आपको ये बताया था ना कि ऑटो इम्यून डिजीज़ पे 3 फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं। जेनेटिक फैक्टर बता दिया, फिर मैंने आपको हार्मोनल फैक्टर बता दिया, हार्मोनल में वुमेन में ज़्यादा होता है क्योंकि एक्सट्रोजन की वजह, फिर मैंने इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपको स्मोकिंग के बारे में बताया। तो तरतीब ख़राब मत करना। अब आ जाते हैं वस्कुलाइटिस। अच्छा, वस्कुलाइटिस पे आने से पहले आप ये पिक्चर देखो, इसमें ना मैंने आपको ये दिखाया हुआ है कि SLE है वो टाइप 3 की एग्जांपल है। RA फैक्टर जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस पड़ा वो टाइप 4 की एग्जांपल है। और आपको पता है टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं, टाइप 4 में CD4 पॉजिटिव T सेल्स की वजह से हो रहा होता है। और जो वस्कुलाइटिस है वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 की एग्जांपल है, ठीक है। और वस्कुलाइटिस में भी आगे 2 एग्जांपल हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आप इसका SS भी ले सकते हो। ये 1 लाइन समरी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी हो जाए MCQs याद करना। अब आ जाओ दोबारा से नोट्स पर। अच्छा, वस्कुलाइटिस के लिए भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप यहीं से रीड आउट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे SLE था ना, हाइपर सेंसिटिव टाइप 3 की एग्जांपल थी, यहाँ पर भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। नाम से जाहिर है इसमें क्या हो रहा है, वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है। कौन सी वेसल्स? ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में भी लार्ज वेसल्स भी हैं, मीडियम वेसल्स भी हैं, स्मॉल वेसल्स भी हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं तो हाइपर सेंसिटिव टाइप 3 की एग्जाम्पल है। अब ना इन्होंने ना बुक ने ना कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के ना नाम दिए हुए हैं। जैसे हमने SLE में पढ़ा था कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन ना उसमें नाम नहीं था स्पेसिफिक, बस ये पता था इम्यून। फिर हमने RA टेस्ट में पढ़ा, मतलब रेमेटाइड आर्थराइटिस में हमने देखा कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसको हम RF कह रहे थे, ठीक है, रेमाटाइड फैक्टर कह रहे थे। IgM का FC पोर्शन ऑफ IgG के साथ अटैच होना। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पोली आर्थराइटिस नोड्यूज़ा हेंच, पता नहीं क्या नाम है तो मुझे प्रोनाउंस करने भी नहीं आता, क्रायोग्लोबिनईमिया, SLE रिलेटेड वस्कुलाइटिस, क्रायोग्लोबिन वस्कुलाइटिस, ये सारे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं। किसके हैं? यहाँ जाके डिपॉजिट हो रहे हैं लार्ज वेसल्स, मीडियम या स्मॉल में। बुक में लिखा हुआ है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई शॉर्ट लॉन्ग नहीं आता, सिर्फ MCQs के लिहाज से याद कर लेना। अच्छा, पोलीआर्थराइटिस नोड्यूज़ा और ये पता नहीं क्या नाम है, क्रायोग्लोबुलिन वस्कुलाइटिस इन SLE, और हेपेटाइटिस C वायरस में भी क्रायोग्लोबुलिन रिलेटेड वस्कुलाइटिस होता है, बस उन्होंने ये बताया है। अच्छा, आगे उन्होंने दी हुई है एग्जाम्पल, यहाँ से MCQs आ सकता है। ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है। और आगे है हमारे पास जेंट सेल आर्टरीज, मतलब 2 एग्जांपल दी हुई है, एक ये और दूसरी ये वस्कुलाइटिस की है। मतलब यहाँ जेंट सेल्स, यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें जेंट सेल आर्टरीज, मतलब जो बड़ी आर्टरीज है ना, जैसे यहाँ से MCQs आता है टेम्पोरल आर्टरीज, ठीक है, इनमें क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। और ये जो हमारे पास ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस है ना, इसमें क्या हो रहा है, नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटोस वस्कुलाइटिस। बस एक बार ना पेपर वाले दिन ना रीड आउट करना जल्दी जल्दी। इसमें क्या, किस जगह अफेक्ट हो रहा है, अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और किडनी अफेक्ट हो रही है, खासतौर पर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है। याद है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस IgA नेफ्रोपैथी में भी पढ़ा था। और जो IgA नेफ्रोपैथी है ना, ये लिखा भी हुआ है, हाइपर सेंसिटिव टाइप 3 की एग्जांपल है। मैं आपको ये एग्जांपल्स ना दिखा देती हूँ ताकि आप लोग ना भूलो ना, ये MCQs आते रहते हैं। वेट अ मिनट, चैप्टर निकाल लूँ मैं। अच्छा, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 65 है, इसमें SLE IgA नेफ्रोपैथी ये सारा लिखा हुआ है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसकी वजह से हो रही है, सारा लिखा हुआ है कि ये टाइप 3 की एग्जांपल है। एक बात नहीं बोलनी, CD4 आ रहा है। हमने अभी तक जो हाइपर सेंसिटिव टाइप 4 की पढ़ी वो सिर्फ हमने रेमेटाइड आर्थराइटिस पढ़ी है, ये बात याद रखना,
ठीक है, यहाँ तक आपको भूलनी नहीं चाहिए बातें। अच्छा, अब हम दोबारा से इस पे आ जाते हैं अपने नोट्स पे। फिर मैंने इसमें ना वैसे मैंने ये अलग से लिख लिया था कि ये कौन से अफेक्ट कर रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और किडनी को अफेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर मैंने लिख भी लिया है SLE और IgA नेफ्रोपैथी हमने टाइप 3 की एग्जाम्पल पढ़ी। सेम एग्जैक्टली वस्कुलाइटिस भी हाइपर सेंसिटिव टाइप 3 की एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद लैब डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQs आता रहता है कि इसकी लैब डायग्नोसिस में ना ये बात लिखी भी हुई है, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, मतलब न्यूट्रोफिल में जो साइटोप्लाज्म है ना उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। तो वो अगर पेशेंट के सीरम में हुई तो इसका मतलब उस बंदे को ग्रैनुलोमैटोसिस विद पोलीएंजाइटिस है। तो ये बस एक दो नाम याद देख लेना तो आप लोगों को भूलेगी नहीं वो बात। जेंट सेल आर्टरीज की बात की जाएगी, वो टाइप 4 की एग्जाम्पल है, ये बात याद रखना। अभी तक हमने रेमाटाइड आर्थराइटिस पढ़ा और जेंट सेल आर्टरीज, ये टाइप 4 की एग्जाम्पल है, बस इतना याद रखना। अब आ जाते हैं UHS मोस्ट फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन पे भी, और यहाँ से भी MCQs। असल चीज़ यहाँ से है, एक है गुड पॉस्चर सिंड्रोम और रेमाटाइड रिएक्टिव आर्थराइटिस। ये रेमाटाइड नहीं, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, मैं खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। जो रेमेटाइड आर्थराइटिस था वो टाइप 4 की एग्जाम्पल थी, और ये टाइप 3 की है रिएक्टिव आर्थराइटिस, याद रखना। SLE हमने पढ़ा टाइप 3 की, IgA पढ़ा टाइप 3 की, फिर मैंने आपको वेस्कुलाइटिस भी टाइप 3 की एग्जाम्पल बताई, फिर मैंने रिएक्टिव आर्थराइटिस भी टाइप 3 की एग्जाम्पल बताई। मतलब इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, ये बात नहीं भूलनी। अच्छा, ये अब ना आप नोट से कर लो तो वेल एंड गुड हो जाएगा, मैं आपको नोट से ही पढ़ाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है क्रॉस रिएक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है, टाइप 3 की एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, वो था हमारे पास जो SLE पढ़ा था वो हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी क्रॉनिक सिस्टेमिक डिजीज़ थी, ऑटो इम्यून। ये है एक्यूट, मतलब एक्यूट को थोड़े अरसे के लिए 1 से 3 वीक तक होती है, और इसमें होता क्या, आर्थराइटिस होता है, नाम से जाहिर है। कौन सा आर्थराइटिस है, ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहती हूँ बस इतना बताओ आर्थराइटिस है क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, अगर याद करना भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें रिटर सिंड्रोम होता है, एक ये होता है और आर्थराइटिस होता है। जो हमारे पास मैंने रेमेटाइड आर्थराइटिस कराया था उसमें हमारे पास आर्थराइटिस भी हो रहा था, लंग्स को भी अफेक्ट हो रहा था और दिल को भी, पेरिकार्डियम को। लेकिन जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है ना, इसमें हमारे पास आर्थराइटिस हो रहा है और रिटर सिंड्रोम होता है। रिटर सिंड्रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू UHS MCQs। इसमें आर्थराइटिस है, कंजक्टिवाइटिस और यूरेथ्राइटिस हो रहा है, 3 चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, ये ना तुम लोगों को शायद गंदे लगे नोट्स, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाए हुए थे तो मैंने तुम लोगों को ऐसे ही कराने हैं। अच्छा, इसमें ना जो फैक्टर है ना वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन द सेंस के ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उनके मतलब अगर वो बैक्टीरिया मुझे हुआ है तो उसके जाने के बाद ना मुझे रिएक्टिव आर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा हैं। वो कौन से बैक्टीरिया हैं मैं तुम लोगों को यहाँ से पढ़ाती हूँ। हमने ना ग्राम नेगेटिव रॉड्स पढ़े थे, उसमें हमने ई कोलाई पढ़ा था, साल्मोनेला पढ़ा था, शिगेला पढ़ा था, कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई पढ़ा था, हेलिकोबैक्टर पढ़ा था, उसके अलावा क्लेप्सिला पढ़ा था हमने, पिसोडोमोनाज एरोजिनोजा, प्रोटियस पढ़ा था, बैक्टीरिया, मतलब ये सारे ग्राम नेगेटिव रॉड्स। उसमें ना इन्होंने बताया हुआ एग्जाम्पल में दिया हुआ है शिगेला, साल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई और येरिसिना, ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स की एग्जाम्पल है। तो कहते हैं इसके बाद भी रिएक्टिव आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा एक और इन्होंने क्लेमाइडिया, आपको पता है क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया हमने लास्ट टॉपिक पढ़े थे माइक्रोबायोलॉजी में। और जो क्लेमाइडिया है ना, ये इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, हमारा मतलब सेल में ग्रोथ होती है। क्लेमाइडिया की एक टाइप है ट्रैकोमैटोसिस। इसके बाद भी रिएक्टिव आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट याद रखो। और इसमें मैंने आपको ये बताया है कि रिएक्टिव आर्थराइटिस में ट्राइएड बनता है, मतलब 3 चीज़ें हो रही हैं, आर्थराइटिस, कंजक्टिवाइटिस और यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्रा का इन्फ्लेमेशन, कंजक्टाइवा हमारी आइज़ की इन्फ्लेमेशन, हम मतलब कंजक्टिवाइटिस की कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन और जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन, यहाँ जाके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो जाते हैं। UHS का मोस्ट फेवरेट MCQs आता है यहाँ से, और यहाँ से आप कंफ्यूज होंगे। अभी तक हमने टाइप 3 की एग्जांपल बहुत पढ़ी, टाइप 2 की एग्जांपल है गुड पॉस्चर सिंड्रोम, मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अच्छा,
प्रीवियस टॉपिक हाइपर सेंसिटिव जब मैंने पढ़ी थी और मैंने इस बात पे जोर दिया था, गुड पोस्चर सिंड्रोम यूएचएस का फेवरेट, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और दूसरा एमसीक्यूज़ के लिए लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीज़ें याद रखो। सबसे पहले गुड पोस्चर सिंड्रोम में कौन सी चीज़ अफेक्ट हो रही है, याद रखना किडनी और लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं। किडनी और लंग्स मैंने पहले भी बताया था, किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन और लंग्स की भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ठीक है, मतलब लंग्स और किडनी के खिलाफ। और ये ज़्यादा इसमें HLA-DR2 अलीज होंगी और ये ज़्यादातर मेन में होती हैं। अब तक जितनी भी पढ़ी हमने, SLE पढ़ी, रेमेटाइड आर्थराइटिस पढ़ा, वो वुमेन में हो रही थी। मैंने SLE में जो जीन याद कराया था, मैंने कहा था HLA-D, डॉक्टर से याद रखना है, डॉक्टर 2 और 3। फिर रेमेटाइड आर्थराइटिस में डॉक्टर 4 से याद किया था। अब गुड पोस्चर सिंड्रोम जो कि हाइपर सेंसिटिव टाइप 2 की एग्जाम्पल है, यूएचएस मोस्ट फेवरेट MCQs है, और इसमें HLA-DR2 है और ये मोस्टली मैन में होती है। ये वाहिद है, पोस्चर से याद रखो। ये जिम में जाते हैं ना लोग, ऐसे मर्द, तो ये मर्दों में ज़्यादा होती है। अच्छा, मैं ज़रा आप लोगों को अब नोट्स से भी पढ़ा दूँ। मैंने नोट्स में भी, मेरे ख्याल से मैंने नोट्स में ये मेंशन किया हुआ है या नहीं, हाँ ये रहा। हाइपर सेंसिटिव टाइप और जो है ना, ये हमारे पास टाइप 2 की एग्जांपल है, गुड पोस्चर सिंड्रोम। ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द किडनी और लंग्स। जेनेटिक फैक्टर की बात कीजिए तो HLA-DR2 होगा, औरतों में ज़्यादा होगा और कुछ वायरल इन्फेक्शन के बाद भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, एक और चीज़, एक MCQs है, रिएक्टिव आर्थराइटिस में जो जेनेटिक फैक्टर था ना, वो था HLA-B27। ये किसकी जीन है, MHC1 का है। आपको पता है ना, MHC1 है, उसको बनाने वाले 3 अलीज़ हैं, ABC। हमने प्रीवियस लेक्चर में C से रिलेटेड एक डिजीज़ पढ़ी थी और अब हम B27 से रिलेटेड पढ़ें। यहाँ से MCQs आ सकते हैं, आप B27 को हाईलाइट भी कर सकते हो। रिएक्टिव आर्थराइटिस जो है ना, ये HLA-B27 की वजह से होता है और ये भी ज़्यादातर मर्दों में होता है। और हमने ये भी मर्दों में पढ़ा, मेन में ज़्यादातर होता है, और गुड पोस्चर सिंड्रोम में मेन में ज़्यादा होता है। एक बात याद रखना, बस इतनी सी बात है, ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास था पिसोरियासिस, ये डिज़ीज़ थी जो कि HLA-CW6 की, जो कि MHC क्लास 1 में होती है। ये बात सब बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, आखिर में उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ अदर मस्कुलर डिजीज़ हो रही हैं। एक ये MCQs आता रहता है, एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलोसिस, ये HLA-B27, इसमें भी B27 है और इसमें भी HLA-B27 था, रिएक्टिव आर्थराइटिस में भी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको MCQs कराया था, शॉर्ट नोट्स दिखाए थे। B27 एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में भी है और रिएक्टिव आर्थराइटिस में भी है, ठीक है। और DR2 एक और में भी है, किसमें अभी हमने पढ़ा है, गुड पोस्चर सिंड्रोम में। यहाँ तक आई थिंक आप सब क्लियर होंगे। अब रह जाता है लास्ट वाला, मैकेनिज़्म ऑफ ऑटोइम्यून। ये आप कोशिश करना खुद पढ़ लेना और मैं आपको सिर्फ हाईलाइट कराती हूँ। इसमें ना कुछ अगर ना भी कुछ पढ़ना हो, स्वेक्वेस्टर्ड एंटीजन की जो है ना, आप ज़रूर डेफिनेशन याद करना। ये आप ChatGPT से पे पढ़ लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। मैं इसका ना लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, इसलिए मैं एंड कर रही हूँ इस लेक्चर को। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा एक लेक्चर है, चैप्टर नंबर 27। ये बहुत छोटा सा है, ये आप लोग खुद पढ़ लेना, मतलब आप लोग 1-2 चीज़ें हाईलाइट करना और ख़ुद पढ़ लेना। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगी इम्यूनोडेफिशिएंसी का। उसके मैं ना रिकॉर्ड हुए हुए लेक्चर में अपलोड कर दूँगी और उसका एक लेक्चर मिसिंग है। मैं कोशिश करूँगी कि उसको दोबारा रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्ड किए हुए थे सारे। 3 लेक्चर्स ऐसे थे जो मुझसे डेल हो गए थे, तो इसकी वजह से मुझे दोबारा ये वाले लेक्चर्स भी मुझे दोबारा रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। और आज की डेट भी देख लो, आज है 16 जैन को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सुबह के 8 हो रहे हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और जिन बच्चों के मुझे बहुत प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे वो मोटिवेशन आया, तो भाई मैंने कहा मैंने रिकॉर्ड करने ही करने हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बैठ के ना, जो मिस हो गए हैं ना लेक्चर, उनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इस लेक्चर को भी आई होप आप सब के लिए बेनिफिशियल रहा हो। जो नोट्स हैं, मैंने जो आपको नोट्स से पढ़ा रही हूँ, वो भी इजी रहा हो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े मुश्किल और ड्राई हैं। मुझे ऐसे लगता है बहुत ड्राई हैं डिजीज़ को याद करना, बट मैंने कोशिश की है कि आसानी से याद हो जाए।